हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जयपुर में हवा महल, लखनऊ में रूमी दरवाजा, ये वो स्मारक हैं जो राजधानियों की पहचान बनते हैं। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कुनीतियों और अव्यवस्था का जीता जागता स्मारक है मिंटो रोड का ब्रिज, जो हर बारिश में हर साल डूब जाता है। 31 साल में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र देश का बदल गया, लेकिन कैसे 31 साल में मिंटो ब्रिज का अनर्थशास्त्र आज भी वैसा ही है। इसे समझते हुए आप आज पहली दस्तक दीजिए और ये देखिए, डूब कर जाना है। दिल्ली में आज स्थिति इस तरह की है कि जगह जगह, चाहे वो दिल्ली का कोई भी कोना हो, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके हों, दिल्ली के पॉश इलाके हों, लेकिन वहां पर घंटे 2 घंटे की बारिश में पानी जमा होता है, गाड़ियां फंस जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, घंटों का जाम लग जाता है। और यहीं पर दीजिए आप आज की पहली दस्तक। ये राजधानी दिल्ली है, सड़कों पर 1.5 से 2 फीट का पानी है। दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो ब्रिज होता है। ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। आईटीओ के इलाके में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों तक भर चुका है। इधर शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन के पास तक पानी भर गया है। देश की राजधानी जब भी डूबती है तो सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा हो जाता है डूबा हुआ मिंटो ब्रिज। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। 34 साल के इतिहास को समेटे वो तस्वीरों जो सरकारों के विकास के नाम पर झूठ की गवाही देती है, क्योंकि 1987 में दिल्ली का मिंटो ब्रिज का अंडरपास बारिश में डूब जाता था तो 1990 में भी डूबता रहा और 2021 में भी बारिश आते ही मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बारिश में डूब जाने के डर से बंद करना पड़ता है। यानी 2 सदियों के भीतर 3 दशक से मिंटो ब्रिज सरकारों और सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा है, जिसे इस बार भी सितंबर की 1 तारीख को बारिश के बाद पानी भरने के कारण बसों के डूबे खड़ा होने पर शर्मनाक तस्वीरें खिंच जाने के डर से यातायात के लिए रोक दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज पर मौजूद हैं और जब दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो रोड ब्रिज होता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इस कदर ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग हो चुकी है कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस की तरफ से आता है मिंटो रोड ब्रिज की तरफ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि वाटर लॉगिंग इस कदर यहाँ पर हो चुकी है कि मिंटो रोड ब्रिज को बंद कर दिया गया है। तो इस बार भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाला मिंटो ब्रिज इलाका सिस्टम के नाकारेपन में डूब गया, जबकि 3 दशक में क्या क्या नहीं बदला। 1990 में डीजल से बसें दिल्ली की चलती थी, 2021 में बसें दिल्ली की सीएनजी से चलती हैं। यानी डीजल युग में भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज डूबता था और सीएनजी एरा में भी मिंटो ब्रिज डूबकर बंद हो जाता है। 1990 में सोमनाथ से चली लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी थे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। यानी रथ यात्रा के युग में भी मिंटो ब्रिज डूबता था और राम मंदिर के युग में भी डूब रहा है। अरविंद केजरीवाल 1990 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नौकरी कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की नौकरी करते भी मिंटो ब्रिज डूबता था और केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मिंटो ब्रिज डूबता ही है। 30 साल में दिल्ली में 9 प्रधानमंत्री आए, 12 सरकार देश में बनी, 6 सीएम दिल्ली में बन चुके हैं, 7 सरकार दिल्ली में बदल चुकी है। 1 सदी से दूसरी सदी आ गई, 3 दशक में मिंटो ब्रिज डूबता ही रहा। 1990 में $1 20 रुपए का था, अब $1 की कीमत 73 रुपए के पार है। देश का राजनीति शास्त्र बदल गया, अर्थशास्त्र बदल गया,
लेकिन नहीं बदला दिल्ली में मिंटो ब्रिज के डूब जाने का अनर्थ शास्त्र। पहले भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई थी, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर तमाम वो संसाधन लगाए गए थे जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग को रोका जा सकता था। बावजूद इसके दिल्ली में इस कदर बारिश हुई है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है। लुटियंस दिल्ली में भी वाटर लॉगिंग हो चुकी है, लेकिन मिंटो रोड ब्रिज जो वाटर लॉगिंग का प्रतीक हो गया था, एक बार फिर से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया है। राजनीति होने की वजह है जिम्मेदारी की चाबी किसी एक के पास ना होना। 4 विभागों के पास मिंटो ब्रिज की जिम्मेदारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास अंडरपास के एक हिस्से की सफाई का काम ये बीजेपी के अधीन है। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास अंडरपास के ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी ये दिल्ली सरकार के अधीन है। एनडीएमसी के पास कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी ये केंद्र के अधीन है। और उत्तर रेलवे के पास मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से का रखरखाव, रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वॉल बनाने का जिम्मा ये रेलवे के अधीन है। इस तरह 2 पार्टी, 4 विभाग, 2 सरकारों के बीच गैर जिम्मेदारी के खांचे में खड़ा मिंटो ब्रिज 1990 से 2021 तक बारिश में सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बनकर सामने आता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं मिंटो रोड ही है, मिंटो ब्रिज ही है जो अभी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई। अकेले हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण हर साल 70,000 करोड़ रुपए की बर्बादी होती है, जहां एक कारण बारिश उसका बनती है। मिंटो ब्रिज को डूबने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 9 पंप 1 साल में लगाए हैं। एक अलग ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है ताकि बारिश का पानी यहां से निकल जाए, लेकिन मिंटो ब्रिज फिर भी डूब ही जाता है। मिंटो ब्रिज के अलावा दिल्ली में बारिश का पानी भरने का कारण एक और है। 2846 नालों का 11 अलग अलग एजेंसियों के पास जिम्मा होना, आप अंदाजा लगाइए। इसमें बीजेपी शासित एमसीडी और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़े नाले राजनीति में अटक कर बिल्कुल फंस जाते हैं और डूब जाती है आपकी हमारी राजधानी दिल्ली, क्योंकि नाले साफ नहीं हो पाते। बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम से वापस सड़क पर आ जाता है और दिल्ली का यह हाल यहां पर हो जाता है। ये दिल्ली नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। लंदन पेरिस बनाने का दावा था और अंडरपास में डूब कर जाना है। हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। कहां तो तय था कि चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज में चलेंगे और कहां चप्पल हाथ में पकड़कर दिल्ली की डूबी सड़कों पर चलने की नौबत आ गई। हवा का रुख किस तरफ है ये मैंने धरती पर देखा है। दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान आरंभ कर देंगे। देश की राजधानी जहां केंद्र और दिल्ली सरकार के अधीन तमाम एजेंसियां आती हैं, उन एजेंसियों के विकास का शौर्य कहिए कि जिस सिलेंडर को खरीदने के लिए महंगी गैस के कारण आम आदमी की जेब बही जा रही है, उस आम आदमी का बदला बारिश दिल्ली की सड़कों पर सिलेंडर बहाने पर उतारू होकर ले रही है। छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल, देखिए वहां पर अब ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है। ऐसे लगातार कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो ठप पड़ गई हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, ये यहाँ पर फंस गए। आप एक काम कीजिए, घुमाइए, यहाँ से निकालिए, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ से निकालिए तभी निकल पाएंगे, ऐसे तो फंस जाए। अहमद मदद करो इनकी, थोड़ा सा सिलेंडर उठाओ, सिलेंडर उठाओ। आप देख रहे हैं ये चुनौती दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है और ये दरअसल हाईवे रोड है। अब यहाँ पर दिक्कतें ऐसी हैं कि अगर छोटी गाड़ी है तो फंस जाएगी, साइकिल वाले हैं, महिलाएं कई बार अगर अकेले जा रही हैं तो उनके लिए चुनौती है कि आखिर मदद कैसे हो। आप एक काम कीजिए, इसको निकालिए, मैं गाड़ी पीछे करने की कोशिश करता हूँ। हमें निकालना होगा यहाँ से, नहीं तो बह जाएगा सिलेंडर। जब कारें सड़कों पर फव्वारा छोड़कर चलने लग जाएं और देश की राजधानी में करोड़ों के बंगले वाले इलाके भी पानी पानी हो जाएं, और जब अंडरपास राजधानी की गाड़ियों को अपने भीतर आने का साहस जुटाने की चुनौती देने लग जाए, तो पूछिए दस्तक देकर कि ये कैसी राजधानी।
ये दरियाए दिल्ली है। जी हाँ, अगर यहाँ आपको एक पार से दूसरे पार होना है तो शायद तैर कर ही जाना होगा, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पर हो, पैदल हो, हर जगह यही हालत है। और ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। देखिए कि किस तरीके से यहाँ सड़क बन गई है, पूरी तरह से दरिया, नदी, एक पार से दूसरे पार होना इतना मुश्किल है कि दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि कारों का जमावड़ा दूसरी तरफ लग गया है, क्योंकि पूरी तरह अंडरपास लबालब भरा है। दरअसल कैपिटल शब्द लैटिन के कैपिटल शब्द से आया है। इसका मतलब होता है प्रमुख या मुखिया, यानी कैपिटल एक शहर के तौर पर सरकार और देश की प्रतिनिधि मानी जाती है। लेकिन जिस राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुनिया भर के देशों से जहाज से उड़कर लोग आते हैं, उन्हें भी जमीन पर दरियाए अंजुमन से जाना है बार बार कहकर दिल्ली स्वागत करती है। ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आ रही है, लेकिन हवाई बातें दिल्ली शहर में खूब होती हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत होती है तो देखिए कार भी यहाँ पर आकर के मुश्किल में तैरते हुए किस तरीके से कार एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अगर काम पर जाना है तो कार में भी आपको तैरने का अंदाज आना चाहिए, और यही अंदाज लोगों को किसी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है जो कारों को धक्का लगवाने की हालत तक पहुंचा देता है, बरखा रानी या फिर सरकारी नाकामी की कहानी। ये बात सच है कि दिल्ली में 19 साल के भीतर सितंबर के महीने में 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 13 सितंबर 2002 को दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 1 सितंबर को इस साल 24 घंटे के भीतर 112 मिलीमीटर बारिश हो गई है, जबकि सबसे ज्यादा 16 सितंबर 1963 में 172 मिलीमीटर की बारिश राजधानी में हुई थी। तो क्या अब राजधानी होने का गौरव लेकर चलने वाली दिल्ली इसी बात को स्वीकार कर ले कि जब एक साथ थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाएगी तो सरकारी एजेंसियां हाथ खड़ा कर सकती हैं और बारिश की बाधा के हवाले जनता को छोड़ा जा सकता है? पेशरी पुरुंदरे, जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। और जनता को डूबकर जाना है महंगाई के सागर में भी, जहां लड़ाई है जीडीपी की, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि देश की जीडीपी यानी विकास दर बढ़ गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। और इस राजनीति के बीच खड़ा आम आदमी अपने घर के बजट की विकास दर देख रहा है, जब सिलेंडर 15 दिन में गैस का 50 रुपए तक महंगा हो गया है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। अब तक धर्म और जाति के नाम पर देश में जनता बंटती रही, लेकिन अब जीडीपी की भी अपनी अपनी परिभाषा के साथ होती राजनीति में आम आदमी अपनी जेब टटोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी कहती कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश की विकास दर जून की तिमाही में भारी उछाल के साथ 20% हो गई, तब कांग्रेस जीडीपी का जिक्र महंगाई के मोर्चे पर करते हुए कहती है कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। तो जीडीपी और सीएनपी के अल्फाबेट वाली इसी सियासी लड़ाई में आम आदमी खड़ा होकर किचन में सोचता है कि गैस भराएं कैसे, क्योंकि वो तो खुश है जमाना, आज पहली तारीख है सुनता हुआ आया। लेकिन पता चलता है कि सितंबर की पहली तारीख से रसोई गैस में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए ज्यादा हो चुकी है। अब दाम एक सिलेंडर का दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे मात्र हो चुका है, जो चेन्नई में 900 रुपए का पड़ेगा और कोलकाता में 911 रुपए का। अब लखनऊ की मीना वाजपेयी जैसी घरेलू महिलाओं को गुस्सा आने लगा है। पूछती हैं कि क्या पेट भर खाना भी सुकून से महंगाई में नहीं खा सकता आम आदमी?
बहुत चेंज आया। वाकई में बहुत गुस्सा कभी कभी आती है इस चीज पे, जो हर चीज को महंगाई, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, घर के दालें हैं, बेसन वगैरह है, तेल वगैरह है, हर चीज महंगा कर दिया। इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कम से कम पेट भर खाना खा सके, अपने गैस में चाय बना सके। तो ये तो बहुत ही गलत किया, इतना पैसा गैस में नहीं बढ़ना चाहिए। इस गुस्से की वजह है लगातार गैस में महंगाई का उबाल। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए का था, 1 सितंबर को 884 रुपए का। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनाकर भर दी गई और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाले सिलेंडर में आ चुकी है। इसीलिए कोलकाता, जहां सबसे महंगा है घरेलू गैस का सिलेंडर, वहां मेहता परिवार पूछता है कि सिलेंडर भराएं कि घर चलाएं, अब यही सरकार बताए। बजट तो बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाता है, करीबन 1200 रुपया जितना हमारा सिलेंडर का लग जाता है एलपीजी का। तो ये तो चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सोर्सेस ऑफ इनकम में थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जाए, लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 7 साल की बात करें तो 1 मार्च 2014 को जिस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए देश में थी, अब 884 रुपए है। 7 साल में 2 गुना दाम जेब का काम तमाम कर रहा है। तो दस्तक देता सीधा सा सवाल ये कि जब कोरोना के संकट काल में आम आदमी की कमाई घटी, बचत का पैसा घर चलाने में झोंकना पड़ रहा है, क्या वहाँ महंगाई कंट्रोल करके राहत नहीं दी जानी चाहिए थी, बजाय गैस के दाम लगातार बढ़ाने के? कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। महंगाई से मुक्ति अधिकार चाहिए तो आप दस्तक दीजिए, क्योंकि अब तो गाय को भी मौलिक अधिकार दिलाने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कह दी है। संविधान से देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और मौलिक अधिकार गाय को दिलाने की बात आज क्यों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत से आई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। धार्मिक पुराणों में गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया। देश में गायों की रक्षा के लिए तमाम राज्यों ने सख्त कानून बनाए और तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब गोहत्या के आरोपी जावेद नाम के युवक की जमानत की अर्जी आई तो उसे खारिज करते हुए अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी की। कहा, गाय को मौलिक अधिकार देने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार संसद में विधेयक लाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पार्टियां पहले भी करती रही हैं, लेकिन गाय को मौलिक अधिकार की बात संभव है पहली बार आई है। और अगर ये विधेयक आता है तो क्या गाय को भी समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध का और संस्कृति के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार मिलेंगे? माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं हम गौ माता के संरक्षण को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी। अब यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कही। आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने आदेश में कहा है, जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गोरक्षा का काम सिर्फ एक धर्म के लोगों का नहीं है, गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति बचाने का जिम्मा हर धर्म के नागरिक का है। गाय को बहुत पहले से देश में सांस्कृतिक प्राणी से राजनीतिक प्राणी बनाकर सियासत होती आई, लेकिन क्या अब सरकार गाय को मौलिक अधिकार दिलाने वाला बिल भी लाएगी? इस सवाल के आधार में ये भी देखिएगा कि अदालतें गंगा को भी जीवित इंसान होने के नाते अधिकार दिलाने की बातें कह चुकी है, लेकिन गंगा की स्थिति किसी से छिपी नहीं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। और दस्तक में अब बात देश के लाखों अभिभावकों के टेंशन की, जो इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि बच्चों को हम स्कूल भेजें या नहीं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। राज्य सरकारों ने स्कूलों को कोविड-19 यानी कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन इन नियमों का स्कूलों में कितना पालन होगा, यह सवाल माता पिता के
को खाए जा रहा है। पेरेंट्स का सीधा सा सवाल यह है कि जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो फिर स्कूल खोलने की इतनी जल्दी क्यों? सर डर तो रहता ही है, बट घर पे कब तक बैठे रहेंगे, सो वो पढ़ाई को थोड़ा अफेक्ट कर रहा था। ऑनलाइन में कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते थे या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। ऑफलाइन में भले कुछ ना समझ आए फिर भी थोड़ा आ जाता है, क्योंकि टीचर के आई कांटेक्ट रहता है तो टीचर समझ जाता है फेस देख के कि आ रहा है या नहीं समझ। सर पेरेंट्स को तो डर लगा था घर में, बट फिर भी सर कोविड-19 रूल को प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उन्होंने भेजा है और पढ़ने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। स्कूल आने के बाद अच्छा लग रहा है हम लोग को। स्कूल खुलना भी जरूरी है, लेकिन अगर जरा सा भी कोविड बढ़ता है तो बच्चों को स्कूल तो बंद करना ही पड़ेगा। लैपटॉप और मोबाइल में आंखें गड़ाकर पढ़ना कितना मुश्किल था, ये कोई बच्चों से पूछे। इसीलिए कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को जब स्कूल जाने का मौका मिला तो उनके चेहरे खिल गए। देश भर में जहाँ भी स्कूल खुले वहाँ पढ़ाई को लेकर बच्चों का जोश आई दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर छोटे छोटे बच्चे बड़ों से भी ज्यादा समझदार निकले। उचित दूरी का पालन करते हुए वो अपनी क्लास पहुँचे और मास्क पहनकर पढ़ते देखे। दोस्तों से मिलने और स्कूल में लौटकर बच्चे तो खुश हैं, लेकिन लखनऊ की अंजू यादव जैसे लाखों माता पिता परेशान हैं। डर यही है कि मैंने बच्चे बाहर निकलेंगे तो कहीं इधर उधर कुछ छुएंगे, एथी करेंगे, यही का डर है और कोई बात की डर नहीं है। क्या लगता है वैक्सीन को लेकर के भी इंतजार है कि वैक्सीन आ जाती तो बेटर? हाँ, आ जाता तो बच्चे को लग जाता तो इतना डर नहीं बना रहता जितना डर बना है, यही बात है। तो जिनके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं वो माता पिता चिंता से भरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि कोरोना से डरें या पढ़ाई का नुकसान होने दें। हर माता पिता की यही दुविधा है कि बच्चों को स्कूल भेजने पर इन्फेक्शन का खतरा है और न भेजने पर पढ़ाई के नुकसान का डर। अभिभावकों के इसी कंफ्यूजन के बीच बच्चे बस्ता लेकर स्कूल पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिनका तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर में तिलक लगाकर स्कूल आने वाले बच्चों का स्वागत किया गया। राजस्थान सरकार ने 50% क्षमता के साथ स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू की है, जिसे लेकर बच्चों और शिक्षकों में गजब का उत्साह है। अब राजस्थान के पाली की तस्वीर देखिए, जिसमें बच्चों का स्वागत फूल बरसाकर किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में सख्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 से 5वीं तक के स्कूल, मध्य प्रदेश में 6वीं और 8वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए, जबकि दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूलों को सख्त गाइडलाइन के साथ खोला गया। जो नेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनली इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके सभी स्टेट्स को एडवाइस भी कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि दिस इज़ द राइट टाइम। गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने 98% स्टाफ, व्हेन आई एम सेइंग नॉट ओनली टीचर्स, स्टाफ को वैक्सीन लगा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो कल मेरे पास डेटा आया उसमें मुझे बताया गया कि 80% स्टाफ इंक्लूडिंग एवरीबडी सबको लगा चुके हैं 80% में। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भले ही कोरोना का खतरा कम हुआ हो, लेकिन तीसरी लहर की तलवार सबके ऊपर लटकी हुई है। फिर भी पूर्वी दिल्ली के इस स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे बारिश में भीगते हुए पढ़ने के लिए पहुंचे। लेकिन ये बच्चे न सिर्फ उत्सुकता बल्कि पढ़ने की इच्छा, अपने दोस्तों से मिलने की चाहत, ख्वाहिश उन्हें आज अपने क्लासरूम तक लाई है। जहां तक नियमों की बात है, आप देखें कि एक बेंच पर एक बच्चा बैठा, अमूमन कई बार 2 की स्थिति भी होती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जितनी होनी चाहिए वो है। सैनिटाइजर जहां जहां भी एंट्री पॉइंट है वहां पर सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। साथ साथ जितने बच्चे हैं, जब तक ये क्लासरूम में है तब तक हर किसी के चेहरे पर मास्क है, क्योंकि ये जरूरी है, सावधानी। और आज पहला दिन है तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दरअसल ये तमाम सारे छात्र अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, फिर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में, ट्रैवलिंग करने। घर वालों ने मना किया नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही मत जाओ? नहीं, घर वाले भी थे कि ठीक है स्कूल खुल रहा है तो जाओ, पढ़ाई तो होगी स्कूल में। तो घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं।
टीचर से शेयर कर पाते, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी बच्चे स्कूल पहुंचकर खुश दिखाई दिए। स्कूलों में बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए। उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं में बच्चों की वापसी हो चुकी है। हालांकि सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने में पेरेंट्स की अनुमति जरूरी रखी है, यानी जो बच्चे स्कूल में आकर नहीं पढ़ना चाहते वो घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, एक एक बच्चे पे एक ही सीट रहेगा और बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बेटा आप बताइए, आपको यहाँ पे मामा पापा ने क्या बोला है, कैसे आपको रहना है? आपने सैनिटाइजर रखा हुआ है, क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे सैनिटाइजर लेके रखना है और मुझे सबसे दूर रहना है, मास्क हमेशा लगाए रहना है। बच्चों को लेकर उनके परिजनों की चिंता की वजह स्कूल खुलने पर कोरोना का अटैक है। पंजाब में जुलाई में 17 साल से छोटे बच्चों के 6.5% सैंपल पॉजिटिव थे, जो अगस्त में बढ़कर 16.1% हो गए, यानी एक महीने में ही 9.6% का उछाल। जुलाई में ही बिहार में 17 साल से छोटे बच्चों के 6.2 पॉजिटिव सैंपल आए थे, जो अगले महीने बढ़कर 11.5% हो गए, यानी बिहार में भी 5.3% का उछाल देखने को मिला। अगर बात उत्तराखंड की करें तो जुलाई में वहाँ 17 साल से छोटे बच्चों में 8.8% बच्चे पॉजिटिव आए, जो अगस्त में 1.9% के इजाफे के साथ 10.7% हो गए। यानी जिन भी राज्यों में स्कूल खुले वहाँ पर बच्चों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। करीब 1.5 साल के बाद मध्य प्रदेश में 6वीं क्लास जो है बच्चों की वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। 6वीं, 7वीं, 8वीं की कक्षाएं आज से लगनी शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश में। और क्योंकि 1.5 साल का लंबा ये पूरा समय बीता है, कोरोना जैसी गंभीर महामारी जो है उसने देश को जकड़े हुआ था, लेकिन अब जब बच्चे आए हैं तो ये वो लोग हैं क्योंकि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो एक बड़ा खतरा भी है। 1.5 साल बाद स्कूल खुलने पर बच्चों के उत्साह को समझा जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब इन मासूम बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र नहीं मिला है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। स्कूल खुलने के बीच कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो हमारे देश में आप देखिए 41,965 केस सामने आए, 460 लोगों की मौत हुई है, 33,964 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। वहीं 7,541 सक्रिय केस इस वक्त भी हमारे देश में मौजूद हैं। तो राज्यों में कोरोना के मामले बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 4,196, केरल में 30,203, सबसे ज्यादा केरल में है। कर्नाटक में 1,217, आंध्र प्रदेश में 1,115 और तमिलनाडु में 1,512। लेकिन सबसे ज्यादा केरल के मामले जो हैं वो हमें डरा देते हैं। तो आंकड़े साफ ये बता रहे हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना सर उठा रहा है। अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आने की बात कही जा रही है। फिर क्यों विभिन्न राज्य, तमाम राज्य धड़ाधड़ स्कूल खोल रहे हैं, इसका जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देगी। स्कूल खोलना, जबकि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, मैं समझता हूँ बच्चों की बलि देने जैसा होगा। मैं अपने वार्ड को भी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि मेरा और मेरी वाइफ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और मेरी डॉक्टर का भी वैक्सीनेशन किसी तरीके से नहीं हुआ। सरकार कहती है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। ऐसे में देश भर के लाखों परिजन ये जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगना अभी बाकी हो, उन्हें कोरोना के खतरे के बीच स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आए, कृपया करके स्कूल ना खोलें। बच्चों को इस महीने वैक्सीन लगने की उम्मीद है, लेकिन भारत में पेरेंट्स की चिंता अमेरिका ने बढ़ा दी है, जहां बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में ये हाल तब है जब वहां 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, जबकि भारत में इस महीने बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद है। NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी भी बच्चों को लेकर सरकार को चेतावनी दे चुकी है। इस कमेटी की अगर माने तो अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है। इसका असर बच्चों पर सबसे बुरा होगा। ऐसे में अभी से तैयार रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन सरकारें फिर भी स्कूल खोलने को लेकर उत्साहित दिख रही हैं। And then there was a suggestion from the pediatric task force, and we are incorporating that, and we'll definitely going to start as early as possible. We'll submit the file to Honorable CM.
लेकिन कई विशेषज्ञ स्कूल खोलने को लेकर ज्यादा एहतियात की हिमायती हैं। That we should be patient for another 2-3 months till the vaccine arrives, children get vaccinated, and then they go to school. Or are we in a rush to open right now? For what reason, I don't know. अभिभावकों की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या स्कूल कोरोना की नई चुनौतियों से निपट पाएगा, क्योंकि कोरोना से बचने का सारा दारोमदार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर है। ऐसे में स्कूल में टीचर बच्चों पर कितना ध्यान दे पाएंगे। अभिभावकों का एक बड़ा तबका मानता है कि बच्चों के कोरोना से 100% सुरक्षित होने पर ही स्कूल खोले जाएं, ताकि वो बच्चों को स्कूल भेजकर घबराए नहीं। लेकिन यहाँ पर कई जानकार सरकार के फैसले को समझने का वैज्ञानिक आधार देते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की दलील है कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इसकी वजह बच्चों के फेफड़े में वो रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। इसके अलावा सीरो सर्वे में 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी है जितनी बड़ों में होती है। एडवाइस रहेगा कि जहां पे हमारे केस पॉजिटिविटी बहुत कम है, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं और वो कई दिनों से है, वहां पे स्कूल खोलना ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल नहीं चल रहे और कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको ऑनलाइन की फैसिलिटीज नहीं है, वाईफाई नहीं है या स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है उनके पास। दूसरा, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कई चीजें जो हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, वो सब चीजें रुकी हुई हैं। तो इसलिए स्कूल खोलना अगर सिचुएशन ठीक है तो जरूरी है। तो स्कूल खोलने को लेकर एक्सपर्टों के बीच यही मतभेद अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार की अपनी चिंताएं हैं। शिक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति के अनुसार स्कूलों के 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक बंद रहने का छात्रों के स्वास्थ्य और खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य पर असर हुआ है। साथ ही घर की 4 दीवारी में बंद रहने, स्कूल न जाने के कारण अभिभावकों और बच्चों के बीच संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों में आधारभूत ज्ञान भी कमजोर हुआ है। इसमें गणित, विज्ञान और भाषा जैसे विषय शामिल हैं। इसीलिए समिति ने स्कूलों को खोलने की सिफारिश की है और कहा है कि सभी के टीकाकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। देश में जितनी ज्यादा वैक्सीन लगेगी, कोरोना का खतरा उतना ही कम होगा। इसीलिए देश में वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया में पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है। मंगलवार को भारत में 1,33,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं पूरे अगस्त महीने में 18,60,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। 31 अगस्त तक भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 65 करोड़ के पार चला गया। तो सरकार बड़ों को वैक्सीन लगाकर बच्चों को सुरक्षित करने की रणनीति पर चल रही है, जिसका ज्यादातर एक्सपर्ट समर्थन करते हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।